हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पल्लव मित्तल राजनीतिक विचारधारा विषय पर अपनी बात को आगे ले जाते हुए आज अपने लेक्चर में राजनीतिक विचारधारा की क्या विषय वस्तु है, इस विषय पर चर्चा करूंगा। राजनीतिक विचारधारा के 3 प्रमुख घटक हैं। पहला व्यक्ति, दूसरा समाज और तीसरा राज्य। ये तीनों ही किसी भी राजनीतिक दर्शन का अनिवार्य हिस्सा हैं। ये सभी आपस में परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। वर्तमान में इनके अतिरिक्त मानवीय जीवन के आर्थिक तथा सामाजिक पहलू और समस्याओं को भी अध्ययन में शामिल किया गया है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं व्यक्ति या मनुष्य के बारे में। मनुष्य हमेशा से ही किसी भी दर्शन या विचारधारा का केंद्र रहा है। प्राचीन यूनानी चिंतन की भी अगर बात करें तो सोफिस्ट विचारकों ने माना है कि व्यक्ति प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। सभी विचारधाराएं व्यक्ति तथा उसके स्वभाव, प्रकृति, लक्ष्य और अधिकार का विश्लेषण करती हैं। ये व्यक्ति समाज और व्यक्ति राज्य संबंधों का अध्ययन करती हैं। राज्य समेत अन्य सभी संस्थाएं व्यक्ति द्वारा निर्मित हैं और व्यक्ति के लिए ही उनका निर्माण हुआ है। व्यक्ति इन परिस्थितियों में साध्य है। राज्य और समाज उसका साधन मात्र हैं। इसलिए उद्देश्य के आधार पर उपयोगितावादी विचारधारा में राज्य की सार्थकता उसके द्वारा प्रदत्त सुख और दुख में है। वहीं मार्क्स के अनुसार व्यक्ति अपनी सामाजिकता राज्य के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है तथा फांसीवादियों का मानना है कि व्यक्ति राज्य के द्वारा राष्ट्र गौरव को प्रतिष्ठित करना चाहता है। दूसरी तरफ व्यक्तिवादी विचारधारा तथा प्रारंभिक उदारवादी विचारधारा में सामान्यतः ये माना गया कि व्यक्ति के जीवन में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। परंतु आधुनिक उदारवाद में चूंकि राज्य की भूमिका परिवर्तित हो गई और राज्य को एक लोक कल्याणकारी संस्था माना गया, तो उसके आधार पर व्यक्ति के जीवन को राज्य के द्वारा नियमित करने की अवधारणा को भी स्वीकार किया गया। इसके अलावा मार्क्सवाद राज्य को शोषण का यंत्र मानता है, तो आदर्शवाद में राज्य को सर्वशक्तिमान माना गया है और उसे नैतिक मापदंडों का रचयिता भी स्वीकार किया गया है। अतः आदर्शवाद में राज्य साध्य बन जाता है और व्यक्ति साधन में परिवर्तित हो जाता है। विचारधारा का दूसरा घटक है समाज। राजनीतिक दर्शन में मनुष्य को हमेशा एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी माना गया है और यही विचार व्यक्ति समाज संबंधों को परिभाषित करता है। यूनानी चिंतन में अरस्तु का मानना है कि वह मनुष्य जो समाज और राज्य के बगैर रह सकता है वह या तो पशु है या फिर देवता। यही सामाजिकता की भावना समाज के संगठन, प्रकृति,
तथा समस्याओं को रेखांकित करती है। जहाँ तक उदारवादी विचारधारा का सवाल है, चूँकि उदारवाद खुली बाजारवादी सामाजिक व्यवस्था का समर्थन करता है, अतः यहाँ पर मानव स्वतंत्रता, मुक्त बाजार व्यवस्था और प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा में विश्वास व्यक्त किया गया है। मार्क्सवादी विचारधारा क्योंकि वर्गहीन समाज का पक्षधर है, अतः वहाँ बंद समाज पर विश्वास किया गया है। इसी तरह फांसीवादी विचारधारा में अनुशासित तथा व्यवस्थित समाज को अच्छा माना गया है और इस कारण विभिन्न विचारधाराओं में समाज का उद्देश्य अलग अलग है। विचारधारा का तीसरा घटक राज्य है। सामान्यतः सभी दार्शनिकों ने विचारधाराओं में राज्य को मनुष्य द्वारा स्थापित सबसे श्रेष्ठ संस्था माना है। इसीलिए सभी विचारधारा राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति, शक्ति संबंध आदि का विश्लेषण करती हैं। प्लेटो और अरस्तु के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है जिसकी उत्पत्ति मानव जीवन की आवश्यकता की पूर्ति तथा नैतिक विकास के लिए हुई है। हीगल ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया है, जबकि हॉब्स, लॉक और रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को माना है तथा अन्य विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत का समर्थन किया है। फांसीवादी और नाजीवादी विचारधारा में युद्ध को ही समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति का आधार माना गया है। स्पेंसर के अनुसार राज्य एक जीवधारी है और उसका विकास मानव शरीर के समान माना गया है। अतः इस आधार पर स्पेंसर मानता है कि जिस प्रकार शरीर के अंग शरीर के साथ विकसित होते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति का विकास भी राज्य के साथ ही संभव है। ऑस्टिन ने राज्य को कानून का शिशु माना है, तो बेंथम के अनुसार राज्य का आधार उसकी उपयोगिता है। इस तरह हम देखते हैं कि राजनीतिक विचारधाराओं का संबंध मानवीय स्वभाव और उसकी प्रकृति से है। अतः सभी राजनीतिक विचारधाराएं मानव राज्य संबंधों का विश्लेषण करती हैं। अब यहाँ जो विचारधारा राज्य की उत्पत्ति के आधार पर बात करती हैं, राज्य की उत्पत्ति को आधार मानती हैं, तो उसमें एक विचारधारा वो है जो राज्य को प्राकृतिक मानती है, वहीं दूसरी विचारधारा राज्य को स्वाभाविक मानती है। तीसरा पक्ष वो है जो राज्य को एक दैवीय संस्था मानता है और चौथा पक्ष समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति का समर्थन करता है। विचारधाराओं का विभाजन राज्य के स्वरूप के आधार पर भी किया जाता है। जैसे कि स्पेंसर का मानना है कि राज्य का स्वरूप सावयवी है, वहीं अराजकतावादी विचारक जैसे कि प्रोधा, बाकुनिन, गॉडविन आदि के अनुसार
राज्य एक अस्वाभाविक और अनावश्यक संस्था है। लास्की के अनुसार राज्य का स्वरूप बाहुल्यवादी है, जबकि प्लेटो और अरस्तु के अनुसार राज्य का स्वरूप नैतिक है। विचारधाराओं का विभाजन अगर कार्यक्षेत्र के आधार पर किया जाए तो उदारवादी और व्यक्तिवादी विचारधारा राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित मानती हैं, वहीं आदर्शवादी विचारधारा में राज्य का कार्यक्षेत्र असीमित है। ग्रीन और उपयोगितावादी विचारक चूंकि राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का समर्थन करते हैं, अतः इनके अनुसार राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था है। इन सब के अलावा राजनीतिक विचारधाराओं का विभाजन राजनीतिक अवधारणाओं के आधार पर भी किया जाता है। जैसे कि ऑस्टिन का मानना है कि संप्रभुता अविभाजित है, अविभाज्य है, जबकि बाहुल्यवादी विचारकों का विशेष तौर पर लास्की का मानना है कि संप्रभुता राज्य तथा अन्य ऐच्छिक समुदायों में समान रूप से विभाजित है। उपरोक्त हमारे सभी ये विचार अंत में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि विचारधाराएं राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम होती हैं। अध्ययन में हमें यह भी जान लेना जरूरी है कि विचारधारा का स्तर व्यष्टिवादी होना चाहिए अथवा समष्टिवादी होना चाहिए। अतः किसी भी विचारधारा का हम अध्ययन करें, उपरोक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर विचारधारा का अध्ययन किया जाना चाहिए।